नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। एलॉन मस्क के ट्विटर चीफ बनने के बाद से लगातार ट्विटर में छटनी का दौर चल रहा है। ट्विटर अपने कर्मचारियों को 3 तरह से ईमेल कर रहा है। पहला, जिन्हें निकाला नहीं गया उन्हें ऑफिशियली ट्विटर आईडी पर ईमेल मिल रहे हैं। दूसरा, जिनकी किस्मत का फैसला होना अभी बाकी है उन्हें सिर्फ ऑफिशियल आईडी पर ईमेल मिले हैं। और तीसरा, जिन्हें निकाल दिया गया है उनके प्राइवेट मेल आईडी पर ईमेल भेजे गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ट्विटर में इतनी बड़ी छटनी क्यों की जा रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। लगातार चल रहे ड्रामों के बाद एलॉन मस्क ने जब ट्विटर को खरीदा तो ट्विटर के ऑफिस में मस्क सिंक लेकर पहुंचे थे। लोगों ने सोचा कि ये मस्क का क्रिएटिव आइडिया था ट्विटर ऑफिस में एंट्री करने का, लेकिन इसके पीछे की हकीकत अब जाकर दुनिया के सामने आ रही है। दरअसल मस्क का सिंक लेकर जाने का मतलब कंपनी में कर्मचारियों की छटनी ही था। इसीलिए तो मस्क ने सबसे पहले ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल, सीएफओ नेट सेगल और लीगल अफेयर पॉलिसी हेड विजया गाड्डे को अपनी कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कमान संभालने से पहले ही मस्क कह चुके थे कि उन्हें मौजूदा मैनेजमेंट पर विश्वास नहीं है, लेकिन मस्क ट्विटर में इतने बड़े पैमाने पर छटनी करेंगे इसका किसी को भी विश्वास नहीं था। एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए लिखा था, जब कंपनी को रोजाना 32.77 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है तो हमारे पास कर्मचारियों को हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जिन्हें भी निकाला गया उन्हें 3 महीने का सेवरेंस दिया गया है, जो कि कानूनी तौर पर दिए जाने वाले अमाउंट से 50% ज्यादा है। दुनिया भर में ट्विटर के कुल 7,500 कर्मचारी है, उनमें से 3,700 कर्मचारियों को अभी तक निकाला जा चुका है। भारत में भी ट्विटर ने जबरदस्त छटनी की है। कंपनी ने भारत में अपने कर्मचारियों को 4 नवंबर को सुबह 4 बजे एक मेल भेजा जिसमें लिखा था, ट्विटर को एक बार फिर से सही रास्ते पर लाने के लिए हम शुक्रवार को अपनी ग्लोबल वर्कफोर्स को कम करने की कठिन प्रक्रिया से गुजरेंगे। हम कर्मचारियों की सुरक्षा के साथ साथ ट्विटर सिस्टम और यूजर डेटा के लिए सभी ऑफिसेज को अस्थायी रूप से बंद कर देंगे। अगर आप किसी ऑफिस में हैं या ऑफिस जा रही हैं तो कृपया घर लौट आएं। ट्विटर में हो रहे इस बदलाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत में ट्विटर के 300 कर्मचारी हैं और उनमें से 250 कर्मचारियों को एलन मस्क ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भारत में ट्विटर की कम्युनिकेशन टीम को लीड कर रही पल्लवी वालिया ने ट्वीट कर निकाले जाने की जानकारी दी, तो वहीं ट्विटर में काम करने वाले यश अग्रवाल ने भी अपने निकाले जाने की जानकारी अपनी एक जॉयफुल फोटो के साथ पोस्ट की। इस तरह की छटनी से एलन मस्क करना क्या चाहते हैं, ये किसी को समझ नहीं आ रहा कि मस्क ट्विटर को चलाना भी चाहते हैं या सिर्फ बर्बाद कर देना चाहते हैं, क्योंकि जब से मस्क ने कमान संभाली है तब से रेगुलर ट्वीट करने वाले यूजर्स की संख्या कम होती जा रही है। ऊपर से मस्क ने ब्लूटिक के लिए $8 की फीस भी रख दी। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि मस्क के ट्विटर में किए जा रहे बदलाव ट्विटर को घाटे से निकाल पाते हैं, उसकी आजादी को बरकरार रख पाएंगे या ट्विटर का ही पैकअप कर देते हैं। सारे देश में सैलानी बर्फ का इंतजार करते हैं। बर्फ का मजा लेने के लिए, घाटी का दीदार करने के लिए भी जाते हैं, जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं। लेकिन 100 से ज्यादा आतंकियों की गंदी नजर घाटी पर है, जो आतंक फैलाने के लिए भारत में घुसने की कोशिश में है ताकि देश के अमन चैन में खलल डाल सके। लेकिन सेना ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी है। इस बार भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की तो ऊपर का टिकट पक्का है। आतंक पर होगा प्रहार। एक भी आतंकी भारत में नहीं घुस पाएगा इस बार। सेना की है पूरी तैयारी, सीना तान खड़े हैं सीमा प्रहरी। सर्दियों का मौसम और बर्फबारी शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान सीमा पार से आतंकियों को इस ओर धकेलने की कोशिशें तेज कर देता है। जैसे जैसे सर्दियां पास आती है, भारत पाक सीमा पर सैनिकों की ड्यूटी भी उतनी ही सख्त हो जाती है, क्योंकि ठंड बढ़ने और बर्फ पड़ने के बाद आतंकियों के लिए भारत में घुस पाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए नवंबर महीने में आतंकी भारत में घुसने का अंतिम प्रयास करते हैं। आतंकी बॉर्डर के उस पार अपने कैंप बनाकर तैयार बैठे होते हैं कि मौके का फायदा उठाकर सीमा पार कर ली जाए। लेकिन भारत के जवान इस बार पूरी मुस्तैदी से सीमा पर डटे हैं ताकि आतंकियों को भारत की सीमा में घुसने से रोका जाए।
खुफिया एजेंसियों के पास इनपुट्स हैं और राजौरी पुंछ में पिछले कुछ समय से आतंकी घटनाओं के चलते इन दोनों पहलुओं को अगर हम साथ जोड़ें तो ये माना जा रहा है खुफिया एजेंसियों की ओर से कि इस बार आतंकियों की कोशिश है कि राजौरी पुंछ से आतंकियों को इस ओर धकेला जाए और यहां पे आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के साथ साथ आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जाए। यह भी खबर है कि सीमा पार करीब दर्जन भर लॉन्चिंग पैड्स पर 100 से 150 आतंकियों को घुसपैठ के लिए तैयार किया गया है। इन तमाम बातों के चलते सीमा पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ गश्त भी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की आतंकी हरकत, आतंकी वारदात और आतंकी घुसपैठ की कोशिश को समय रहते नाकाम किया जा सके। वैसे तो भारत पाकिस्तान सीमा पर सीज फायर चल रहा है, लेकिन आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसाने के लिए पाकिस्तान सीज फायर तोड़कर कवर फायर देता है, जिसका फायदा उठाकर आतंकी भारतीय सीमा में घुसकर भारत में आतंक फैलाते हैं। रवां साल के दौरान जम्मू कश्मीर में 176 के करीब आतंकवादी जो हैं वो सेना ने मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान ढेर कर दिए, जिनमें ज्यादातर क्षेत्र साउथ कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर रहा। अब की बार चौकसी को बढ़ाने की और जरूरत है ताकि सेना जो कि उड़ी से लेकर इस एरिया तक पूरी तरह से गुरेज सेक्टर से लेकर कृष्णा घाटी सेक्टर से लेकर LOC 0 लाइन के इस तरफ जो सेना है वो चौकसी के साथ तैनात कर दिए गए ताकि बर्फबारी से पहले लॉन्चिंग पैड्स में तैयार आतंकियों को इस तरफ रोकने से आने से रोक दिया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट में जानकारी मिली है कि पुंछ राजौरी सीमा से आतंकी भारत में घुसने की कोशिश में लगे हैं, जिसके बाद सेना ने सीमा पर अपनी चौकसी और बढ़ा दी है ताकि कोई भी आतंकी भारतीय सीमा में घुस न पाए। यदि घुसने की कोशिश करे तो सीधा मौत के घाट उतार दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। 5 साल पहले तमिलनाडु में एक तूफान आया था जिसने बहुत कहर बरपाया था। उस तूफान में एक गिद्ध अपनों से बिछड़ गया था। 2017 में स्पेन से आया सिनेरियस प्रजाति के गिद्धों का झुंड कन्याकुमारी पहुंचा था, लेकिन साइक्लोन की वजह से एक गिद्ध उड़ नहीं पाया। अब भारत सरकार ने गिद्ध को फिर से अपनों तक पहुंचाने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। केरल में आई सुनामी ने जितना कहर बरसाया वो तो सारा देश जानता है। कैसे सब तहस नहस कर दिया गया। उस सुनामी में बहुत सी जानें गई। उसी तरह कन्याकुमारी में आए साइक्लोन की वजह से 5.5 साल पहले एक गिद्ध अपने परिवार से बिछड़ गया था। अपने तो अपने होते हैं। अपनों की याद में आज तक किसी तरह गिद्ध जीवित है कि एक दिन मैं भी मिलूंगा अपनों से, क्योंकि उसे भरोसा है भारत में। भारत हमेशा अपनों को मिलाता रहा है, भूले भटकों को रास्ता दिखाता रहा है। 2017 में स्पेन से आया सिनेरियस प्रजाति के गिद्धों का झुंड कन्याकुमारी पहुंचा तो साइक्लोन की वजह से ये गिद्ध उड़ नहीं पाया। इसके बाद उसे उदयगिरी पार्क में रखा गया। इस बीच रिसर्च किया गया कि देश में इसके अनुकूल कौन सी जगह है। पता चला कि जोधपुर इसके लिए सबसे बेहतर है। इतना ही नहीं, जोधपुर में सिनेरियस प्रजाति के कई गिद्ध यहाँ आते हैं। इसके बाद उसे यहाँ लाने की प्लानिंग बनाई गई। गिद्ध को एयरलिफ्ट करने के लिए स्पेशल पिंजरा बनाया गया। रात 2 बजे चेन्नई एयरपोर्ट पर लेकर पहुंचे। चेकिंग और बोर्डिंग की प्रोसेस पूरी की गई। सुबह 6 बजे से एयरपोर्ट से उड़ान भरी। दोपहर 2 बजे गिद्ध जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचा। 12 घंटे के सफर में से भूखा रखा गया था। इस गिद्ध के साथ बकायदा कन्याकुमारी के DFO भी साथ आए, जो सिनेरियस गिद्ध को माचिया बायोलॉजिकल पार्क प्रबंधन को सुपुर्द किया गया। गिद्ध को माचिया बायोलॉजिकल पार्क में रखा गया है, जहां उसे कुछ दिन क्वारंटीन रखने के बाद आसपास आने वाले गिद्धों के समूह के साथ छोड़ने की योजना है। माचिया पार्क के वनजीव उप वन संरक्षक संदीप चेलानी ने बताया कि वल्चर के पूरी तरह से स्वस्थ रहने पर आने वाले दिनों में उसकी प्रजाति के समूह के आने के साथ ही उसे भेजने की तैयारी है। गिद्धों की सिनेरियस प्रजाति यूरोप और एशिया यानी यूरेशिया प्रजाति कहलाती है। माचिया पार्क के रेस्क्यू सेंटर में पहुंचे इस गिद्ध की विशेष रूप से वन्य जीव चिकित्सक डॉक्टर ज्ञान प्रकाश की निगरानी में इसकी देखरेख की जा रही है। इसको अभी कुछ दिन के लिए अनडिस्टर्ब एरिया के अंदर रखा जाएगा, जो क्वारंटीन सेक्शन है रेस्क्यू सेंटर का। यहाँ पर
थोड़े दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। तब तक हम लोग ये चेक करेंगे कि जो अपना कैरू का डंपिंग स्टेशन है वहाँ पर वल्चर्स की अच्छी पॉपुलेशन है, वहाँ पर कितना सिनेरियस वल्चर अभी आ चुका है। अगर इसकी पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ती है वहाँ पर और ज़्यादा माइग्रेट होते हैं तो हम लोग इसको वहीं पर रिलीज़ करेंगे। कुछ समय तक गिद्ध को ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। साथ ही केरू डंपिंग स्टेशन पर नजर रखी जाएगी, जहां ये देखा जाएगा कि इसी प्रजाति की कितनी अधिक संख्या में गिद्ध आए हुए हैं। अगर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं तो उसको वही रिलीज किया जाएगा और गिद्ध अपनों से मिल पाएगा, घर वापसी कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। उत्तराखंड की लोकल महिलाओं को सिविल सेवाओं में सरकार ने 30% आरक्षण दिया था। धामी सरकार के इस फैसले पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सरकार को राहत दे दी है। 30% आरक्षण पर कोर्ट के फैसले से उत्तराखंड की महिलाओं की जीत हुई है। उत्तराखंड में सिविल सेवाओं में महिलाओं को 30% आरक्षण पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाकर धामी सरकार को फिर से खुशी का मौका दे दिया है। दरअसल उत्तराखंड से बाहर की रहने वाली महिलाओं ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया है कि इस साल 3 अप्रैल को हुई प्रारंभिक परीक्षा में राज्य की अधिवासित महिलाओं के लिए निर्धारित कट ऑफ से अधिक अंक हासिल करने के बावजूद उन्हें राज्य लोक सेवा की मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। उच्च न्यायालय ने राज्य के बाहर से 1 दर्जन से अधिक महिला उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के 24 अगस्त 2022 के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस पर स्टे लगा दिया। न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर और न्यायमूर्ति वी. राम सुब्रमण्यम की पीठ ने इस मामले में नोटिस जारी किया और उत्तराखंड सरकार की याचिका पर जवाब मांगा है। सीएम धामी ने कहा, हम राज्य की महिलाओं के हित में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। हमारी सरकार राज्य की महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमने महिला आरक्षण को बरकरार रखने के लिए अध्यादेश लाने की भी पूरी तैयारी की थी और इसके साथ ही हमने उच्चतम न्यायालय से भी प्रभावी उपाय करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। हिमाचल चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां पूरे जोर शोर से जुटी हुई हैं, तो कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया, जिसमें कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं। कमोबेश हर वर्ग को साधने की कोशिश इस घोषणा पत्र के जरिए की गई, लेकिन सवाल यही कि क्या जनता इन वादों पर भरोसा करेगी और क्या कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में सफल होगी? पहाड़ को फतह करने की तैयारी में सभी पार्टियां पूरी जोर शोर से जुटी हुई हैं। अब इसी कड़ी में हिमाचल में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कई ऐलान हैं, लोगों को साधने की कोशिश है, कई वादे हैं और सत्ता में आने की लालसा भी। कांग्रेस ने शिमला स्थित प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में जनता से कई वादे किए गए हैं। अब जरा एक एक करके उन वादों को भी देख लीजिए, जिसे कांग्रेस ने प्रतिज्ञा पत्र का नाम दिया है। कांग्रेस ने अपनी इस प्रतिज्ञा में कई लोक लुभावन वादे किए हैं। हर महीने 1500 रुपए देने का वादा। कांग्रेस के पहले वादे की बात करें तो वो है महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का ऐलान। कांग्रेस ने अपने प्रतिज्ञा पत्र जारी करते हुए कहा कि सरकार बनी तो हर महिला को 1500 रुपए दिया जाएगा। नौकरियां देंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इसके जरिए मजबूत करेंगे। बागवान अपनी जब फसल की कीमत खुद तय करेंगे तो उनको मुनाफा होगा। किसान अपनी फसल की कीमत खुद तय करेगा। सब्जी उगाने वाले अपनी खुद तय करेंगे। तो ग्रामीण और शहर दोनों जगह जब लोगों को ज्यादा पैसा मिलेगा तो महंगाई का मुकाबला वो कर पाएंगे। 5 लाख नौकरी देने का वादा, ये कांग्रेस का दूसरा बड़ा वादा है। युवाओं का 5 साल में 5 लाख नौकरी देने का कांग्रेस ने ऐलान किया है। इनमें 1 लाख नौकरी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही देने का ऐलान किया गया है। भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन हम देंगे। जो नौकरियों में जो है धांधली थी, पर्चे लीक हो रहे थे, उन सब की व्यवस्था के लिए कड़ाई से व्यवस्था की। खेती और बागवानी के लिए आयोग बनेगा और उस आयोग से तय होगी कीमतें। डेयरी विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन तीनों को बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी की राह पर चल रही है। पहले मुफ्त बिजली को ऐलान सिर्फ आम आदमी पार्टी की ओर से ही किया जाता था, लेकिन कांग्रेस भी अब उसी लाइन में है।
हिमाचल जीतने की चाह में कांग्रेस ने भी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन की जाएगी। फल व सब्जियों को बाजार तक सुचारू रूप से पहुंचाकर वेजिटेबल एंड हार्टिकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन का गठन किया जाएगा। नोटबंदी और कोरोना काल में बीमार हो गए बंद उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष पैकेज दिया जाएगा। हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू। कांग्रेस ने बुजुर्गों को भी साधने की कोशिश की। पुरानी पेंशन को लागू करने का वादा कर रही एक बड़ा तबका पुरानी पेंशन की बहाली की वकालत करता है और कांग्रेस ने उसी तबके को टारगेट किया है। इन वादों के साथ ही कांग्रेस ने ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनाने के लिए भू अधिग्रहण कानून लागू कर 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान करेगी। कांग्रेस ने यह भी कहा कि सरकार बनने पर कृषि एवं बागवानी आयोग का गठन किया जाएगा। किसानों और बागवानों की सलाह से आयोग फलों की कीमत तय करेगा। इसके साथ ही हर कैटेगरी के सेब पर एक एमएसपी घोषित की जाएगी। सोलन जिले में एक फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाया जाएगा। डेयर विकास, पशुपालन और मत्स्य पालन को लेकर कांग्रेस ने कई घोषणाएं की हैं। इसमें हर पशुपालक से हर दिन 10 किलो दूध सरकार की ओर से खरीदना, 2 रुपए प्रति किलो की दर गोबर खरीदने और इस गोबर से वर्मी कंपोस्ट में बदलने की व्यवस्था, पशु चारा के लिए विशेष अनुदान और हर घर में 4 गाय तक की खरीद पर सब्सिडी देने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार हिमाचल में अगले 5 साल में 5000 किलोमीटर की नई सड़कें बनाएगी। इसके अलावा महिलाओं को हर प्रकार की आय सीमा में छूट दी जाएगी। महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग की ओर से शक्ति विभाग बनाए जाएंगे। कांग्रेस सरकार हिमाचल में युवा आयोग का गठन करेगी। कहते हैं हिमाचल पर्यटन का प्रदेश है। अब इसके लिए कांग्रेस ने प्रतिज्ञा पत्र में नई पर्यटन नीति बनाने की भी घोषणा की। इसके अलावा गाँव में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट विलेज परियोजना शुरू की जाएगी। इन गाँव में पर्यटन की आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा टैक्सी चालकों को कम ब्याज दरों पर लोन दिलाने से लेकर बीमा योजना लागू करने जैसी योजनाएं लाएंगी। टैक्सी की परमिट की अवधि 10 की जगह 15 साल की जाएगी। वहीं धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और ढांचागत विकास के लिए विधायकों को देवभूमि विकास निधि के तहत बजट आवंटित किया जाएगा। मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन की जाएगी। वहीं मनरेगा को भी बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा। इसके अलावा राशन डिपो धारकों का मानसिक मानदेय बढ़ाकर 20,000 किया जाएगा। हिमाचल को फतह करने के लिए कांग्रेस की जोर शोर से तैयारी जारी है। देखना होगा कि कांग्रेस के इस लोक लुभावन वादे पर जनता कितना भरोसा करती है और ऊंट किस ओर करवट लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। हिमाचल चुनाव का बिगुल बज चुका है। सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनाव के समर में कूद पड़ी हैं। हर कोई हिमाचल से अपना गहरा नाता बताता है। जहां प्रियंका ने हिमाचल के कनेक्शन को इंदिरा गांधी से जोड़ा, तो पीएम मोदी ने भी हिमाचल से लगाव की बात कह दी। हिमाचल के समर में शह मात का खेल जारी है। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार का खेल चल रहा है। राजनीतिक दल के नेता स्थानीय जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए तरह तरह के दांवपेच आजमा रहे हैं। एक और कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के गठन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रेय दे रही है, तो वहीं आज पीएम मोदी ने मंडी और सोलन से अपना पुराना नाता बताया। मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? पहुंचा दोगे? हिमाचल के हर घर में मेरा प्रणाम पहुंच जाए ना, तो मुझे जो आशीर्वाद मिलेंगे, भाजपा को जो आशीर्वाद मिलेंगे, हमारे जो आशीर्वाद साथियों को मिलेंगे, वो हिमाचल के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाएंगे जी। पीएम ने बीजेपी के विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए देवभूमि से अपना कनेक्शन बताया। इसके साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, मैंने मंडी, किन्नौर और कांगड़ा के दुर्लभ रास्ते पैदल नापे हैं। अक्सर रास्ते में चाय पीकर स्थानीय लोगों से गप्पे लड़ाता था। हम घंटों गप्पे लड़ाया करते थे। पीएम मोदी ने सोलन से अपना लगाव बताया। उन्होंने कहा, मैं देश में रहूं या विदेश में, हिमाचल के साथ मेरा लगाव बना रहता है। प्रधानमंत्री ने मशरूम और लाल टमाटर की खेती की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि सोलन ने अपनी मशरूम सिटी और लाल टमाटर की वजह से रेड गोल्ड के रूप में बनाई है। आज सोलन ने पूरे देश को संदेश दे दिया है, हिमाचल में एक बार फिर डबल इंजन सरकार। हिमाचल में एक बार फिर भाजपा सरकार।
साथियों, माता शूलिनी देवी के आशीर्वाद से सोलन ने अपनी पहचान मशरूम सिटी और लाल टमाटर की वजह से रेड गोल्ड के नाम से भी बनाई है। अपने इस चुनावी अभियान में पीएम कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने हिमाचल को विकास में प्राथमिकता नहीं दी, हिमाचल में स्थिर सरकार जरूरी है। कि अस्थिरता से फायदा किसका होता है? कांग्रेस के वर्षों के शासन में हमारे यहां ऐसे अनेक स्वार्थी तत्व और ऐसे अनेक समूह पैदा हुए, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप पैदा हुए, जो भारत को अस्थिर देखना चाहते हैं, जो हिमाचल जैसे राज्यों को अस्थिर देखना चाहते हैं, और इसलिए वो स्थिर सरकार होने ही नहीं देते। सोलन के ठोडो मैदान में विजय संकल्प रैली में संबोधन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर राजगढ़ रोड पर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी से पीड़ित बच्चों से मुलाकात की। रैली से लौटते समय पीएम का काफिला अचानक रुका और अपनी कार से निकलकर मोदी सड़क किनारे कुर्सियों पर बैठे बच्चों से मिलने पहुंच गए। इस दौरान पीएम को अपने बीच पाकर बच्चे खुशी में उनके साथ उनसे हाथ मिलाने लगे। पीएम ने भी सभी बच्चों से हाथ मिलाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को मतदान होंगे, जबकि 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। वहीं आम आदमी पार्टी की एंट्री ने प्रदेश में मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।